उसका एक पर्सपेक्टिव है और हर पढ़ाई का एक पैराडाइम होता है। तो जो पर्सपेक्टिव है वो 1989 के बाद का जो डेवलपमेंट है वो है। तो हम लोग बार बार ये कहेंगे कोएलिशन एरा, तो आपको समझ जाना है कि मैं 1989 के बाद की चीजों को क्या है कह रहा हूं। 1989 के पहले का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें पार्टी सिस्टम का जो नेचर था वो नेचर बिल्कुल डिफरेंट था। और पार्टी सिस्टम के बारे में जब विचार किया जाता है तो वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये चार प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं। एक दलीय प्रणाली, एक दल प्रधानता प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। भारत में एक दल प्रधानता रही है। भारत में क्या रही है? एक दल प्रधानता रही है, खास तौर पर 1947 से लेकर 1947 से लेकर 1989 तक। और भारत में उसके बाद गठबंधन दौर की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संघात्मक तत्वों की प्रधानता का समय 1989 से माना जाता है। इसलिए प्रोफेसर एम.पी. सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि वो दौर जब कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था उस समय हमारी राजनीतिक व्यवस्था में संसदीयवाद के तत्वों की प्रधानता थी। लेकिन 1989 के दौर के बाद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में संघीयकरण की प्रवृत्तियां हावी होती चली गई। और संघीयकरण की प्रवृत्तियों के हावी होने के तीन कारण थे: बढ़ता हुआ क्षेत्रीय दबाव, न्यायपालिका का जो परिवर्तित व्यवहार है वह, और दल प्रणाली की संरचना का परिवर्तित होना। न्यायपालिका का परिवर्तित व्यवहार, न्यायपालिका ने बम्बई केस के बाद ये बहुत हार्ड स्टैंड ले लिया कि राष्ट्रपति शासन अगर आपने राजनीतिक लाभ के लिए लगाया तो हम उसको पलट सकते हैं। न्यायपालिका का क्या हो गया? परिवर्तित व्यवहार हो गया न्यायपालिका का। और दल प्रणाली, एक दल प्रधानता प्रणाली से हम बहुदलीय प्रणाली की तरफ बढ़ते गए। और क्षेत्रीय दबाव क्या है कि रीजनल जो टाइकून्स थे, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता थे, वो केंद्र में बनने वाली सरकारों में उनकी हिस्सेदारी थी और उनके समर्थन पर सरकारें बन रही थी। तो अगर करुणानिधि या अम्मा के समर्थन में केंद्र में कोई सरकार बनी हुई है तो ऐसा थोड़ी है कि वो तमिलनाडु के द्वारा किसी की जाने वाली मांग को क्या करे, अस्वीकार कर सके। तो तीनों कारण था: बढ़ता हुआ क्षेत्रीय दबाव, दल प्रणाली का परिवर्तित स्वरूप और परिवर्तित न्यायिक व्यवहार। इसने भारत में संघात्मक तत्वों को क्या कर दिया? 1989 के बाद क्या कर दिया? प्रमुख कर दिया। तो जो केसी वियर साहब अपने जमाने में देख कर गए थे, उसके बाद से गंगा और यमुना में पानी बहुत बहा और अलग अलग रंग का बहा। सरस्वती वाला पानी जो था वो भी सामने आ गया। तो ये सब चीजें क्या है? तो इसी चीज को आपको लिखना है कि विकसनशील कैसे। हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है? इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इसी को लिखना। यह मतलब संघवाद, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्चस्व के दौर, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्चस्व के दौर। जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली के तहत, संसदीय प्रणाली के तहत कामकाज की प्रधानता थी, कामकाज की प्रधानता थी। या इसको थोड़ा चेंज करिए, संसदीय प्रणाली के तत्वों की प्रधानता थी, कामकाज की नहीं, तत्वों की, संसदीय प्रणाली के तत्वों की प्रधानता थी। और 1989 से शुरू,
1989 से शुरू गठबंधन सरकारों के दौर में जब संघीयकरण के तत्वों की प्रधानता बढ़ने लगी, संघीयकरण के तत्वों की प्रधानता बढ़ने लगी, एक जैसी नहीं रही। एक जैसी नहीं रही। ठीक है। भारतीय संघवाद को गत्यात्मक या विकसनशील बनाने वाले 3 कारक हैं। गत्यात्मक या विकसनशील बनाने वाले 3 कारक हैं। पहला, बढ़ता क्षेत्रीय दबाव, इंक्रीजिंग रीजनल प्रेशर्स, बढ़ता क्षेत्रीय दबाव। दूसरा, दल प्रणाली की संरचना में परिवर्तन। तीसरा, परिवर्तित न्यायिक व्यवहार। परिवर्तित न्यायिक व्यवहार। अब जैसे पिछले वर्ष 2 राज्यों में उत्तराखंड के राष्ट्रपति शासन की घटना को आपने देखा होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और बाद में फिर सरकार जो है बहाल की गई और फिर नए चुनाव हुए। ये परिवर्तित न्यायिक व्यवहार है। दरअसल मुंबई मामले के आने के बाद राज्यों को या राज्यों के संदर्भ में जो आपात प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल इतना आसान नहीं रहा और राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये 3 कारण रहे हैं। एक और बात, दरअसल किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो हमेशा चेंज करता है। जैसे अगर हम अंग्रेजों के ज़माने की बात करें तो अंग्रेजों के ज़माने में जो सरकार की प्रणाली थी, जो सरकार का प्रारूप था, वो प्रणाली वास्तव में क्या थी? रेवेन्यू लॉ एंड ऑर्डर मॉडल। औपनिवेशिक काल में भारत में राजस्व और कानून व्यवस्था प्रारूप को अपनाया गया। संविधान में हमने नियोजित विकासात्मक मॉडल अपनाया। नियोजित विकासात्मक मॉडल ये राजस्व और कानून व्यवस्था मॉडल से क्या था? भिन्न था। नियोजित विकासात्मक मॉडल से फिर हम सहकारी संघवाद के मॉडल पर गए। सहकारी संघवाद के मॉडल से फिर हम धीरे धीरे सहयोगात्मक या कोलैबोरेटिव, सहकारी में कोऑपरेटिव में क्या होता है, एक तरह से क्या होती है कि लोगों की इच्छा का तत्व भी शामिल होता है और एक तरफा चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन कोलैबोरेटिव मॉडल में दोनों पक्षों की इच्छा क्या होती है? शामिल होती है। तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की तरफ चले गए। तो चेंज तो हमेशा क्या हो रहे हैं। ये भी इस बात को भी अगर देखें तो अंग्रेजों के जमाने में जो मॉडल था, और ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के जमाने में कोशिश नहीं थी फेडरलिज्म लाने की,
1935 के भारत शासन अधिनियम में अगर देशी रियासतों ने हामी भरी होती तो संघात्मक प्रणाली उसी वर्ष उसी के आसपास क्या है अपना ली गई होती। तो संघात्मक शासन प्रणाली की बात तो 1935 के प्रावधान में भी निहित थी। और ये भी ध्यान दीजिए कि कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसने भी जो प्रणाली प्रस्तुत की थी उसको ग्रेनविल आस्टिन और प्रोफेसर एमपी सिंह ये कहते हैं कि वो परिसंघात्मक थी, कन्फेडरल थी, क्योंकि उसमें राज्यों को इतनी ताकत दी गई थी कि राज्य चाहे तो वो सामान्य जो संघात्मक सरकार है उससे अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज वहाँ भी हो रहा था, लेकिन चेंज जो नहीं हो पाया उसके बावजूद जो उस समय का जो मॉडल था, औपनिवेशिक जो मॉडल था, वो रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर मॉडल था। उससे हम प्लान्ड डेवलपमेंटल मॉडल पर गए। प्लान्ड डेवलपमेंटल मॉडल से फिर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल पर गए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, फिर आज हम कह रहे हैं 2017-18 में कि हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक केंद्र और जो राज्य 29 राज्य, ये राज्यों के बीच में आपस में ही प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहरों के बीच में भी क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद से प्रतिस्पर्धी क्या हो गया, उपसंघवाद की तरफ। राज्य का जैसे इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव होता है और इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कई पैरामीटर्स पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है कि विकास के पायदान पर, पर्यावरण के पायदान पर, सुशासन के पर्यावरण पर पायदान पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। जो रैंकिंग दी जा रही है, आप देखेंगे कि जो उस रैंकिंग में आजकल प्रथम आता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्रचार में इस बात का इस्तेमाल करता है। ये क्या है, दूसरे राज्यों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। दूसरे राज्यों जैसे अभी एनजीटी ने क्या किया था, कुछ राज्यों पर पेनाल्टी लगाई, जुर्माना लगाया। तो भीतर से ये बात कई बार हुई कि जिन राज्यों पर पेनाल्टी नहीं लगाई, उनका इन्वायरमेंट को लेकर जो उनका कामकाज है, जो उनका शासनिक व्यवहार और बर्ताव है, वो दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, बेहतर है। तो राज्यों के बीच में एक होड़ हो रही है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। और राज्यों के बजाय ये होड़ अब बाहर निकल गई कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद स्मार्ट सिटी में शामिल होना चाहिए। और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नागरिकों से अपील की जा रही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या है, भाग लीजिए, शहर को स्वच्छ बनाइए। ये क्या हुआ, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से हम कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म की तरफ चले गए। ये गद्यात्मकता है कि नहीं है? जब आप कॉपी में लिखेंगे कि भारतीय संघवाद एक इवॉल्विंग, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में जो चीज़ें थी, आज़ादी के बाद जो चीज़ें थी, और 1989 और 90 के दशक के बाद और आज जो चीज़ें हैं, उनमें निरंतर कुछ न कुछ नई बातें आई और परिवर्तन क्या है, होता रहा है। इसी बात को आपको लिख लेना है, लिख लीजिए यहाँ पर। वास्तव में भारत में संघवाद की प्रवृत्ति, वास्तव में भारत में संघवाद की प्रवृत्ति ऐतिहासिक रूप से गद्यात्मक या विकसनशील रही है। गद्यात्मक या विकसनशील रही है। यह साम्राज्यवादी इंपीरियल राजस्व और कानून व्यवस्था मॉडल, साम्राज्यवादी राजस्व और कानून व्यवस्था मॉडल, रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर मॉडल, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर मॉडल से
नियोजित विकासात्मक मॉडल में बदली, प्लान्ड डेवलपमेंटल मॉडल। नियोजित विकासात्मक मॉडल में बदली। नियोजित विकासात्मक मॉडल को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। नियोजित विकासात्मक मॉडल में बदली। फिर यह सहकारी संघवाद से सौदेबाजी संघवाद के मॉडल में बदली। सौदेबाजी संघवाद के मॉडल में बदली। सौदेबाजी संघवाद से यह आज प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद और प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद के मॉडल में बदली। प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद के मॉडल में बदली। ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर दे ले जाएंगे कि भारतीय संघवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है, यही बताना होगा।